So hi everyone, I'm Yatharth Kohli and I'm your geography teacher from EduConnection. So in the last video we have already discussed about the how the Big Bang theory came into being and various other topics of the second chapter of class 11th, that is origin and evolution of the earth. So now we are completing the rest of the chapter, which will focus on the moon and how our earth evolved and its various components like lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So stay tuned to the rest of the video and we will be completing the rest of the chapter and heading towards the question and answers of this chapter. So let's start. So in the last video we have already completed various topics which tells about the physical and human geography, which are the two different branches, and the various theories propounded by various social scientists and astronomers which have helped us in the studying the formation of universe and its elements like stars, planets and various galaxies and our mother earth. So in this video we will be discussing our solar system. तो हमें पता ही है सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो ऐसे ऐसे उसकी उन सभी 9 प्लैनेट्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं. मून के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. अर्थ का, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ. सो ये पूरी एक स्टोरी के फॉर्म में हम पढ़ेंगे और यही हमें चैप्टर जो है एस्ट्रोनॉमी से लिंक करेगा. सो डोंट मिस एनी टॉपिक एंड स्टे ट्यून टू दी होल वीडियो. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम के लिए हम बहुत बचपन से हम फैसिनेटेड थे कि सोलर सिस्टम कितने हैं हमारी गैलेक्सीज़ में, और उसमें से जो हमारा सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में, उसमें कैसे कैसे प्लैनेट्स हैं, और हम उनको याद करने के लिए हम एक टीचर एक्रोनिम भी देती थी, माई वेरी एजुकेटेड मदर अर्थ जस्ट ऑब्जर्व 9 प्लैनेट्स, ऐसे करके हर स्कूल में चलता था, शायद आपको भी याद होगा. तो सोलर सिस्टम में हम बेसिकली अगर बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स होते हैं, सन है और 63 मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स और बाकी और भी चीज़ें, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो ग्रेविटी में रहते हैं, ग्रेविटी में नहीं होने के कारण जो सस्पेंडेड रहते हैं आउटर स्पेस में, वो सारे हमारे सोलर सिस्टम में ही कवर होते हैं. तो यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये सन है और उसके बाद ये अपने प्लैनेट्स हैं. ठीक है, तो बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं उनके पास आप रिंग्स देख रहे होंगे और अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं ये थोड़े हार्ड सॉलिड बॉडीज़ हैं. तो प्लैनेट्स के बारे में जैसे मैंने बताया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. प्लूटो भी इससे पहले एक प्लैनेट होता था जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी डिस्कार्ड कर दिया और अब वो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. सो ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोला जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. प्लूटो भी पहले था तो इसलिए अब प्लूटो को पीछे ही रिसेंटली ही उसको किया है, रिसेंटली मतलब 10-15 साल हो गए हैं, तो तभी उसको डिस्कार्ड किया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने. सो अभी हम, जैसे मैं एक्रोनिम की बात कर रहा था, तो एम से माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस 9 और पी से प्लैनेट होता था. ठीक है, तो अब प्लैनेट्स का थोड़ा फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक पिविटल पॉइंट है इस चैप्टर का. तो प्लैनेट्स का अगर फॉर्मेशन पढ़ें तो जैसे हमने अर्थ का पढ़ा था कि नेबुला होता था और नेबुला में डेंसिटी के डिफरेंसेस से एक गैस का कोर बन गया. जब डेंसिटी, हायर डेंसिटी बीच में कंसंट्रेट हो गई और एक गैस कोर बन गया. ठीक है, इसी गैस कोर की वजह से बाद में कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन से जो भी उस कोर के अंदर मैटर प्रेजेंट था वो मैटर धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लग गया. सॉलिडिफाई यानी कि एक सॉलिड फॉर्म लेने लग गया और सॉलिड फॉर्म लेते लेते
एक स्मॉल बॉडीज उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग गए, जिसे हम प्लैनेटेसिमल्स के नाम से जानते थे। हमने लास्ट वीडियो में ये सारा कवर किया ही है। तो जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ, बस हर प्लैनेट में डेंसिटीज़ और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस हर प्लैनेट में है। बाकी हर प्लैनेट का फॉर्मेशन वैसे ही हुआ है जैसे हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 4.6 बिलियन ईयर्स यानी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था। सो ये हमारा सोलर सिस्टम का एक थोड़ा ओवरव्यू था। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है सोलर सिस्टम के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हमने शायद जूनियर क्लासेस में सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की थी कि सोलर सिस्टम के भी कुछ प्लैनेट्स के डिफरेंसेस हैं और 2 डिविजन्स हैं। तो आप 11th में आ गए तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो डिविजन्स पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन इज इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड द सेकंड डिवीजन इज या कैटेगराइजेशन इज आउटर और जोवियन प्लैनेट्स। सो टेरेस्ट्रियल और जोवियन का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो टेरेस्ट्रियल मीन्स दैट समथिंग विच इज़ वेरी रॉकी सॉलिड एंड on the other hand if we talk about Jovian basically means which contains the gaseous. So terrestrial और Jovian में फर्स्ट डिफरेंस तो यही है बेसिक, अगर हम लिखें भी तो, कि जोवियन प्लैनेट्स में वो सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे जो जिसमें गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और टेरेस्ट्रियल में वो जो सॉलिड हैं रॉकी हैं वो सारे प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंडर हम कवर करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का हम पहला पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है सन दे लाई बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो एक बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स होती है जहाँ पर थोड़ा रॉकी मटेरियल रहता है, और उसके और सन के बीच में जो हमें प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये अर्थ सन के बहुत पास है। तो सन के पास जो हैं तो वहाँ पर थोड़ी हीट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनका जो एटमॉस्फेयर है वो वैसे ही सॉलिडिफाई होता गया, और इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो उसी तरीके के मिलने लगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ वहाँ पर तो उस हिसाब से मिलने लगे। तो बाकी अगर जोवियन प्लैनेट्स की हम बात करें तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है, तो वहाँ पर सोलर विंड्स का इम्पैक्ट इतना नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जो उनका प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था उन प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन के टाइम पे वो वैसे ही इंटैक्ट है अभी तक, और इसलिए वहाँ पर गैस की डेंसिटी ज़्यादा है, और इसलिए वो सारे प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। सो मार्स के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो ये सारे प्लैनेट्स कंटेन्स द जोवियन कैटेगराइजेशन एंड दे आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ हेवियर रॉक्स एंड मेटल्स, एंड ऑन द अदर हैंड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिकली एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो ये अब में थोड़े मेन पॉइंट्स हैं, अगर हम एक बार इसको अच्छे से रीड भी कर लेंगे तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। हमें कोई ऐसा इनके नोट्स ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। अगर हम थोड़ा इसको विजुअलाइज करेंगे कि सन के पास जो हैं तो सन की रेडिएशन से ये सारी प्लैनेट्स और उनकी फॉर्मेशन ज़्यादातर इम्पैक्टेड है, तो उसी से हम लोग काफ़ी सारा इसमें समझ सकते हैं कि वहाँ पर हेवी रॉक्स और मेटल से क्यों बने हैं वो प्लैनेट्स, और जोवियन में एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन एंड हीलियम या उनकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे लाई इन द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, सो हाई टेम्परेचर तो होगा ही, एंड साथ ही साथ हाई कंडेंसेशन होगा, और इधर ऑपोजिट टेम्परेचर लो हो जाएगा क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा दूर है तो कंडेंसेशन इतना नहीं है, इसलिए गैसेस वहीं की वहीं इंटैक्ट हैं। ग्रेविटेशनल पुल में भी हम डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर लो ग्रेविटेशनल पुल है, और तभी गैसेस जो हैं वहाँ से रिलीज़ हो गई। सोलर विंड जैसे ही आई तो ग्रेविटी इन प्लैनेट्स की वीक है, तो वो गैसेस को अपने पास रोक नहीं पाई और एस्केप हो गई सारी गैसेस। और इधर ह्यूज साइज है तो ग्रेविटेशनल पुल भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, और इसी वजह से विंड्स अभी भी प्लैनेट्स के आसपास ही हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर इनका बहुत थिक है, रिंग्स बनती हैं आसपास,
और सारे रीजंस जो जोवियन प्लैनेट्स के हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज क्यों हैं और थोड़े ये साइज़ में बिग क्यों हैं, वो सारा इसीलिए है क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक टेबल भी बना हुआ है, उसमें डेंसिटी भी लिखी हुई है और डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। तो आप लास्ट वाली स्लाइड में जाएंगे तो इधर भी मैंने सन से डिस्टेंस लिखा हुआ है, आप ये भी रेफ़र कर सकते हैं। और ये थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि थोड़ा ये बुक जो डायग्राम है थोड़ा इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में इतना क्लियरली मेंशन नहीं है। सो आप इसे भी रेफ़र कर सकते हैं। सो ये तो हमारा सोलर सिस्टम की पूरी बात। अब आ जाते हैं हम मून के ऊपर बात करने के लिए। मून हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमें पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ के अराउंड रोटेट करती है। 27 डेज ये अर्थ के अराउंड रोटेट करती है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और इसीलिए मून का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी है हमारी क्लाइमेटोलॉजी में। अगर हम पढ़ेंगे तो टाइड्स में हाई टाइड जब होती है तो मून का कैसा पोजीशन हो जाता है, लो टाइड, और उसके बाद एक्लिप्सिस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में हम, तो उसमें मून का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए मून की स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है जितना अर्थ की स्टडी करना ज़रूरी है। तो मून जैसे मैंने पहले बताया नेचुरल सैटेलाइट है, इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। सो 4.4 बिलियन ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। सो जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी और बाकी हमने थ्योरीज पढ़ी थी, वैसे ही मून के ओरिजिन के लिए भी बाकी सारे हमारे जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस प्रेजेंट की वर्ल्ड को समझाने की कोशिश की कि मून का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। सो फर्स्टली जॉर्ज डार्विन ही propounded a theory in 1838। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ समझने की कोशिश की। सो जैसे मैंने पहले बताया कि अर्थ और मून का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हाई टाइड्स लो टाइड्स जब आती है तो उस टाइम पे पोजीशन मून की चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज डार्विन he said that earth and moon formed as a single rotating body। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अर्थ का जैसे फॉर्मेशन हुआ, एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी गैस कोर बना, उसके बाद वो धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होता गया और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो सन के चारों तरफ घूमने लग गए। इसी तरीके से वो कहते हैं कि मून भी ऐसे ही फॉर्म हुआ है। मून वॉज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रोटेटिंग बॉडी। और जैसे मैंने पहले बताया कि मास एक्यूमुलेट हो गया था, कंसनट्रेट हो गया था, एक गैस का कोर बन गया था। सो वही ये चीज़ बता रहे हैं कि सम मास एक्यूमुलेटेड इन द सेंटर एंड थस क्रिएटिंग अ डम्बल शेप। डम्बल शेप्ड आपने देखा होगा, ये जिम में जाते हैं तो ऐसे करके एक डम्बल बन जाता है जिसका यहाँ से बीच में हैंडल होता है पकड़ने के लिए और दोनों तरफ वेट्स लगे होते हैं। तो एक डम्बल शेप बॉडी बन गई थी और जब डम्बल शेप बॉडी बनी तो वो धीरे धीरे अर्थ के चक्कर लगाने उसने स्टार्ट कर दिए। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि मून का जो शेप है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा स्फेयर में है जैसे अर्थ का है, क्योंकि एक ही बॉडी से बने हैं। तो कुछ ट्विन्स वाली यहाँ पे बात आ गई कि बायोलॉजिकल ट्विन्स हैं, तो कुछ वैसा ही इनके अंदर सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। सो बोल रहे हैं ओवर द टाइम दिस डम्बल शेप्ड बॉडी ब्रोक अपार्ट एंड स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। वही है कि एक डम्बल शेप्ड बनी, एक बॉडी ऐसी बन गई जिसका पूरा साइज जो था डम्बल की तरह था, शेप बिल्कुल उसकी जैसी थी, रिजेंबल करते थे, और वो ग्रेजुअली सन से सेपरेट होती गई जैसे जैसे उसका डेंसिटीज़ का डिफरेंस होता गया और मास एक जगह एक्यूमुलेट होता गया। और धीरे धीरे इसी एक्यूमुलेशन की वजह से और टाइम जैसे जैसे एडवांस हुआ तो यही डम्बल शेप बॉडी अर्थ के रोटेशन करने लग गई और जिसे हम आज प्रेजेंट डे में मून बोलते हैं। सो जैसा कि है कि ये बहुत ही वेग सी थ्योरी थी, तो प्रेजेंट साइंटिस्ट ने इसे रिजेक्ट किया और एक दूसरी थ्योरी को ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में जो थ्योरी है वो है बिग स्प्लैट थ्योरी। अब स्प्लैट है यहाँ पर, तो स्प्लैट में हम समझ सकते हैं स्प्लैट यानी कहीं से कुछ बहुत तेज़ से आके टकराई, कुछ चीज़ आई टकराई तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, उसे ही हम स्प्लैट या स्प्लैश बोलते हैं। तो वही है, या दूसरी भी इसकी टर्म है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। सो
अकॉर्डिंगली इसमें ये बोला गया कि इस थ्योरी में एक बॉडी थी जिसका साइज, जो हमारा मार्स एक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उससे 3 टाइम्स बिगर साइज में एक बॉडी आके सन से टकराई, अर्थ से टकराई, हाँ माफ़ करना मैं बार बार सन बोल रहा हूँ, अर्थ से कोलिजन हुआ उसका, और उसी कोलिजन से एक लार्ज ब्लास्ट हुआ स्पेस में, और एक उस कोलिजन से जो एक बॉडी अर्थ से सेपरेट हो गई हमेशा के लिए। और जब ये बॉडी सेपरेट हुई तो धीरे धीरे इसके अंदर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुआ, डेंसिटीज़ का, एक जैसी डेंसिटीज़ का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुआ, और उसी से वो एक जो हमारी ऑर्बिट है, ऑर्बिट में उसका रोटेशन अर्थ के अराउंड स्टार्ट हो गया, तो जिसे हम मून बोलते हैं। इसको साबित करने के लिए बिग स्प्लैट थ्योरी का प्रेजेंट डे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, और अभी तक वो यही पता लगा पाए हैं कि यही थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाती है मून के ओरिजिन को। तो अभी प्रेजेंट डे साइंटिस्ट भी इसी को मानते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा इस पर एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है ओरिजिन के बारे में। तो अभी जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग स्प्लैट थ्योरी और जायंट इम्पैक्ट थ्योरी ही है, ठीक है। सो ये तो हो गया सोलर सिस्टम की हमने बात कर ली और मून की हमने बात कर ली, पर अभी भी हम देखें तो कुछ टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते। सो हम देखेंगे कि अर्थ का जब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया तो अर्थ जो था बहुत अच्छी तरीके से नहीं था, वो उसमें एटमॉस्फेयर एक सिग्निफाइड फॉर्म में नहीं था, और बिल्कुल उसका डिस्क्रिप्शन भी देना मुश्किल था, जिसे हम आज ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। उसके एवोल्यूशन में भी बहुत सारी प्रोसेसेस लगी हैं, तब आज जाके हम उसे ग्रीन प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ज़्यादा वाटर है या केवल इसी पे लाइफ मिलती है, तो हम उन्हें अलग अलग नाम से बोल पाते हैं। तो इसके पीछे ये जो हम अर्थ देख रहे हैं जिसमें लाइफ फॉर्म्स मिलती है, इसमें लाइफ फॉर्म्स मिलने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, जिसे हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसे हम लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के नाम से बोलते हैं। चौथा भी है बायोस्फेयर, बट इसमें हम बेसिकली 3 ही को फोकस करने वाले हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर की सबसे पहले बात करें तो लिथोस्फेयर होता है जो कि एक आउटर मोस्ट शेल है, अर्थ का जो आउटर मोस्ट एरिया, यानी ऊपर वाला सॉलिड एरिया जिसे बोलते हैं वो। जैसे हम अगर एग को छीलें तो एग का जो ऊपर वाला एरिया, मतलब जो शेल है, और वो बहुत सॉलिड है, वो उसको हम जो करते हैं, हम अगर एग को बॉईल करेंगे वो तभी सॉफ्ट होगा, और तभी वो हम एग को आराम से पील ऑफ करके उसे खा सकते हैं। तो ऐसे ही लिथोस्फेयर भी वही है, हमारे अर्थ को ऊपर से जो कवर कर रखा है जिस शेल ने, आउटर शेल ने, उसे हम लिथोस्फेयर का नाम देते हैं। सो लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि वॉलेटाइल था, बहुत ही जब इनिशियल फेज में बहुत वॉलेटाइल था, और जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती गई तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मटेरियल जो है वो भी, उसका भी कहीं कहीं लेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे मैंने यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन बोला है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकर्ड। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली मटेरियल्स भी स्ट्रैटिफाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी लेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो जिन मटेरियल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जो लोअर डेंसिटी वाले मटेरियल है वो अर्थ के ऊपर, यानी बिल्कुल जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो यही चीज़ हुई थी, और इसी की वजह से हमारे अर्थ में लिथोस्फेयर के अंडर में 3 बेसिक डिविजन्स आ जाते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ये क्रस्ट, मैंटल एंड कोर मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हें और भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो तब तक आप वेट कीजिए और थोड़ा एक्साइटमेंट को बनाए रखिए, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो अभी केवल हम लिथोस्फेयर का ओवरव्यू एक पढ़ेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ। जो मैंने बताया कि डेंसिटी से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर से जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनका स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन से हायर डेंसिटी मटेरियल्स एक्यूमुलेट हो गए सेंटर ऑफ द अर्थ में, और लोअर डेंसिटी मटेरियल्स जो अर्थ के आउटर मोस्ट एरिया में ही एक्यूमुलेट रहे। सो इसी के साथ हमारा लिथोस्फेयर का ख़त्म होता है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो मैंने बताया
एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के ऊपर। तो एटमॉस्फेयर जो थी एक लेयर होती है अर्थ को जो एक ब्लैंकेट प्रोवाइड कराती है, गैसेस का ब्लैंकेट, जैसे हमने जोवियन प्लैनेट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि उनके पास जो अभी तक एटमॉस्फेयर है वो वैसे का वैसे ही इंटैक्ट है। तो सेम एटमॉस्फेयर हम अर्थ के अराउंड भी देखते हैं, बट थोड़ा अच्छी फॉर्म में, जिसमें बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हैं। जोवियन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं था, केवल वहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम ही दो इम्पॉर्टेंट गैसेस थी। पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिन्हें हमने पढ़ा भी होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और भी बहुत सारी स्मॉल अमाउंट्स में, स्मॉल फ्रैक्शंस में हमारे पास अवेलेबल है। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो ये वो वाला कंपोनेंट है अर्थ का जो वाटर से पूरा रिलेटेड है। वाटर की जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पर हाइड्रोस्फेयर की बात आती है, क्योंकि एज द वर्ड सजेस्ट हाइड्रोस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर की डेवलपमेंट के लिए 3 स्टेज बेसिकली हमें पढ़नी है, और ज़्यादा कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है या कुछ है। बहुत जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसी का कुछ पोर्शन इसमें कवर किया हुआ है। सबसे पहले प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस हुआ। सो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर इज दैट विच कंटेन्स बेसिकली हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले हर एक जो प्लैनेट बना था उसके पास केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम ही प्रेजेंट थी, मेन गैसेस। धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद वो गैसेस कुछ तो सोलर विंड्स की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से एस्केप हो गई, और कुछ एडिशन होती गई जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन हुई और बाकी वेदर के एलिमेंट्स ने काम करना स्टार्ट किया। सेकेंड स्टेज में पढ़ते हैं हम हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सो जैसे जैसे इंटीरियर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज था तो उसी की वजह से एटमॉस्फेयर में उसी की तरह की गैसेस आनी स्टार्ट हो गई, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अगर फूड प्रिपेयर होता है तो फोटोसिंथेसिस का बहुत ही मेजर रोल है। हम 6th-7th की साइंस की बुक्स में हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा भी होगा। ओवर द टाइम अर्थ का कूलिंग होना स्टार्ट हुआ और इसी में डी गैसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। डी गैसिंग का प्रोसेस वही था कि जिसमें गैसेस अंदर से, अर्थ के अंदर से निकलती है। मैंने बताया कि सेकेंड स्टेज में अर्थ बहुत अंदर से हॉट था, गर्म था, टेम्परेचर बहुत हाई था, जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा। और जब अर्थ का ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो गैसेस के अंदर से ही, मतलब अर्थ के इंटीरियर से ही बहुत सारी गैसेस रिलीज होनी स्टार्ट हुई, और उस प्रोसेस को हम डी गैसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये तो था एटमॉस्फेयर का। अब हाइड्रोस्फेयर, जब गैसेस आई तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। ऑब्वियस ही बात है, वाटर साइकिल हमने अच्छे से पढ़ी ही है। तो जब डीगैसिंग हुई तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल होगी। सो वही है कि वाटर वेपर एंड वेरियस गैसेस एमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वाटर वेपर कंडेंस्ड एंड क्लाउड्स फॉर्म्ड विच रिजल्टेड इन रेनफॉल। रेनफॉल हुई तो उससे टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ फिर और रेंज हुई। तो धीरे धीरे ये एक साइकिल, वाटर साइकिल बन गई कि बार बार रेन होनी है, और रेन होने से बार बार टेम्परेचर कम हो जाता था रिलेटिवली। सो इसी रेन वाटर बहुत बड़े बड़े डिप्रेशंस में, जब यानी बहुत बड़े बड़े जो जिन्हें हम बोलते हैं कि गड्ढे हो जाते हैं, उन गड्ढों को हम इंग्लिश में डिप्रेशंस बोलते हैं। वैसे डिप्रेशंस में इकट्ठे होना स्टार्ट हुआ तो उसी से ओशंस और सीज का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट है। सो इसी में ओशंस का हम पढ़ते हैं कि ओशंस आज से 4000 मिलियन ईयर अगो, आज से 4000 मिलियन ईयर्स अगो बने थे, और ओशंस और सीज ही मेजर कंपोनेंट हैं जिन्हें हम हाइड्रोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और इसी की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाटर मिलता है जो किसी प्लैनेट पे नहीं है। सो इसलिए हमें बोला जाता है कि एनवायरनमेंट को बचा के रखिए, और एनवायरनमेंट के लिए ट्रीज ग्रो कीजिए, वाटर बचाइए, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज बार बार नहीं मिलते। हमने जैसे पूरी स्टोरी पढ़ी, तो ये पूरी स्टोरी अगर दोबारा हम रिक्रिएट करने लग जाए तो शायद दोबारा जन्म हो हमारा, तभी हम ये सारी चीज़ समझ पाएंगे। नहीं तो अभी तो बहुत अच्छा है कि हमारी नॉलेज, टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट हो गया है,
ताकि हम ये सारी चीज़ें बुक्स में आराम से एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा स्टोरी रिक्रिएट तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओशंस 4000 मिलियन ईयर्स अगो बने हैं, मून का पीछे पड़ा था 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, ऐसे प्लैनेट्स 4.6, तो इतना सारा टाइम हमारे पास भी नहीं है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ अगर इतनी मेहनत के बाद बनी है, इतने सारे प्रोसेस हुए हैं, तो शायद हमें उन प्रोसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें थोड़ा अपने एनवायरनमेंट के लिए और ध्यान देना चाहिए। जो भी हम एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए चीज़ें करते हैं, शायद हम इंटेंशनली ना करते हों, पर हमें वो रोकनी चाहिए और हमें अपने एक्शंस को भी एक बार एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो बेनिफिशियल हैं हमारे मदर अर्थ के लिए, हमारे सोलर सिस्टम के लिए, हमारी गैलेक्सीज के लिए या नहीं। अगर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू दोज हार्मफुल एक्टिविटीज़। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम वेरी सॉरी दैट I was very late in completing this chapter, and from the next time I'll promise you that the video will be on time, and more videos are on their way and will come when it will be ready. So stay tuned to our channel Edu Connection and share this video to whosoever needs this and want to study. So geography के और भी लेसन आएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हमारे एजुकेटर्स मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट कीजिए और कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा लेट हो जाते हैं, बट या वील सर्व यू ग्रेट कंटेंट। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।